अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ। ठीक है, टॉपिक बहुत आसान है मगर हल्का सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इसलिए हम इसको सुकून से इसकी एक एक डिटेल हम डिस्कस करेंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी मगर क्योंकि मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट कवर करना है, तो जब तक इसका टॉपिक बहुत आसान है, रट्टा मारना है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है रट्टा मारना, मगर अगर आप इसको समझ लोगे तो आपके लिए टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ज़्यादा नहीं, बहुत शॉर्ट टू द पॉइंट मैं आपको बताऊंगा चीज़ें, मगर वो इम्पॉर्टेंट हैं ये चीज़ें समझने के लिए। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सेंस समझना चाहते हो, एक दफ़ा यकीन मानो अगर तुम्हें इसकी सेंस समझ आ गई तो ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, तो बिला किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और अगर तुमने ये वीडियो देख ली पूरी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इंशाल्लाह आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कोई इशू, कोई मसला, कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं आने वाली। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो चीज़ें आपको समझनी है। नंबर वन, मैं आपको बताऊंगा कंट्रीब्यूशन के बारे में। कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। नंबर टू, आपको यहाँ पर समझनी है फंड अकाउंटिंग। ये दो चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है डोनेशन, या जिसको आप आम जुबान में क्या कहते हैं, चंदा। डोनेशन या चंदा जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को पास इकट्ठा होता है उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक हो गई बात, उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन की फर्दर थ्री टाइप्स हो सकती हैं। नंबर वन हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना एक सिनेरियो बना लेते हैं। अली जो है, एक अली था दोस्त और एक हम बना लेते हैं मुनीब। मुनीब ने सोचा कि यार मैं एनपीओ बनाता हूँ। एनपीओ क्या बनाता हूँ मैं, गरीब बच्चों के लिए क्या बनाता हूँ, स्कूल बनाता हूँ। ठीक है, ये कहानी आपने माइंड में रखनी, कहानी की तरह समझेंगे बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है जी, मुनीब के पास इतने पैसे नहीं थे। अली ने कहा मुनीब को कि यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, कंट्रीब्यूशन देता हूँ ताकि तुम स्कूल बना सको। ठीक है, अली ने, मुनीब क्या था, उस एनपीओ का मैनेजर बन गया। मुनीब ने कहा मैं इस एनपीओ का क्या हूँ, मैनेजर हूँ, मैं मैनेज करूँगा एनपीओ कैसे चलानी। ठीक है, अली जो था, अली ने मुनीब को कंट्रीब्यूशन दी एनपीओ के लिए कि यार चलो तुम स्कूल बना लो। अच्छा, अब स्कूल बनाने के लिए आपको पता है कि यार उसकी बिल्डिंग चाहिए होगी, उसके अंदर आपको डेस्क चाहिए होंगे, उसके अंदर आपको हो सकता है स्कूल की बिजली का बिल आएगा, स्कूल के अंदर आप टीचर्स रखोगे, उसकी सैलरी देनी होगी, मुख्तलिफ ख़र्चे अखराजात हो सकते हैं। अली ने मुनीब को 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए और अली ने कहा यार जहाँ तुम्हारा दिल करता है तुम इस कंट्रीब्यूशन को क्या कर लो, यूज़ कर लो, इस्तेमाल कर लो। ऐसी कंट्रीब्यूशन जिसके ऊपर अली ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, ऐसी कंट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं फॉर जनरल ऑपरेशंस, जनरल ऑपरेशंस ऑफ एनपीओ। एनपीओ के जो जनरल ऑपरेशंस के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है कंट्रीब्यूशन, उसे कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। अगली बात, नंबर टू, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन क्या होती है, जान समझने के लिए रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन हम कहते हैं, मुनीब का एक और दोस्त था नादिर। नादिर ने भी मुनीब को 50 रुपये, 5 रुपीज़ क्या कर दिए, कंट्रीब्यूट कर दिए। यार तुम नेक काम कर रहे हो, हम भी पीछे क्यों रहें। मगर नादिर ने जब मुनीब को 50 रुपये कंट्रीब्यूट किए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो नादिर ने मुनीब को इंस्ट्रक्शन दी, कि भाई तुमने क्या करना है, तुमने वाटर कूलर लगवाना है स्कूल में। ठीक है जी, यानी कि मैं जो तुम्हें 50 रुपये दे रहा हूँ, इससे तुमने क्या करना है, ठीक है, बराए इसाले सवाब एक वाटर कूलर लगवाना है स्कूल में। ठीक है, ताकि बच्चे पानी पिए, नादिर को दुआएं मिलें। ऐसी कंट्रीब्यूशन को जनाब अली क्या कहते हैं,
ऐसी कंट्रीब्यूशन को कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। यानी कि डोनर ने, डोनर समझते हो जो नादिर है, नादिर डोनर है, डोनर इम्पोज्ड, ये कहाँ से फोन आ गया, एक सेकंड रुको यार। अच्छा जी, डोनर इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। अगर डोनर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दे कंट्रीब्यूट करते वक्त, तो ऐसी कंट्रीब्यूशन को कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। तीसरी टाइप की कंट्रीब्यूशन आती है जिसे कहते हैं जनाबे आली इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। अब इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन क्या होती है? इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन, मुनीब का एक और दोस्त था, मुनीब का एक और दोस्त था, हम कह देते हैं जी हारिस। ठीक है, हारिस ने कहा मुनीब को पैसे देने के लिए, मगर हारिस ने कितने देने हैं? ₹100। हारिस ने कहा मैं तुम्हें ₹100 दूंगा, मगर अगर मैंने मुनीब को 100 रुपये दे दिए तो मुनीब हो सकता है उसको खर्च कर ले और अगले महीने दोबारा आ जाए हारिस के पास कंट्रीब्यूशन मांगने। तो हारिस ने एक हल निकाला, हारिस ने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इस 100 रुपये को मुनीब को देता हूँ, मैं इस 100 रुपये को मुनीब को देता हूँ, मगर मुनीब को ये कहता हूँ कि ये क्या है? इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन है। मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ? इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। अब इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये जो 100 रुपये हारिस की तरफ से मुनीब को आ रहे हैं ना, इसे कहते हैं प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन होती है, इसको क्या कर दिया जाता है? इसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है, किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं या किसी कोई बॉन्ड्स वगैरह ख़रीद लेते हैं जिसके ऊपर एक रिटर्न मिलना होता है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट कर दी जाती है और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, इस इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकता है? मुनीब यूज़ कर सकता है। यानी कि इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल अमाउंट is invested, principal amount is invested and NPO can use only return on investment। NPO किस अमाउंट को, किस चंदे को इस्तेमाल कर सकती है? जो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आएगा और जो ओरिजिनल अमाउंट थी कंट्रीब्यूशन की उसको इन्वेस्ट कर दी जाएगी और उस ओरिजिनल अमाउंट को नहीं छेड़ा जाएगा। उस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आएगा उस रिटर्न को एनपीओ यूज़ कर सकती है। इस कंट्रीब्यूशन को कहते हैं इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। वीडियो पॉज करना और इसको एक दफ़ा रिवाइज करना, सोचना, थोड़ा सा गौर व फिक्र करना, 1 2 4 एग्जांपल्स और सोचना, फिर अब आ जाना उसके बाद फंड अकाउंटिंग। फंड अकाउंटिंग बेसिक से समझाऊंगा फंड अकाउंटिंग होता क्या। यार एक बड़ी आसान सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बात पता है, एसेट्स, ये बात आपको याद होनी चाहिए, इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। ठीक है, एसेट इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। आप जब SOFP बनाते हो तो क्या होता है, एक जगह पर आपके एसेट्स होते हैं, एक जगह पे आपके इक्विटी लिखते हो, फिर आप लाइबिलिटीज़ लिखते हो। लेट सपोज 100 के एसेट्स अगर आ गए तो आपके इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का टोटल भी क्या हो जाया करता था? 100 हो जाया करता था। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसके ऊपर अकाउंटिंग के सारे असूल डेबिट क्रेडिट के बेस्ड हैं। वो है एसेट इज़ इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे तुम एक बात समझना, एक लेट सपोज बिज़नेस स्टार्ट करना था, हम एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं, ओनर इन्वेस्टेड ₹100 इन बिज़नेस। ओनर ने बिज़नेस में 100 रुपये इन्वेस्ट किए। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना बिज़नेस में, इनको हम फंड्स भी कहते हैं। ठीक है, मैं बस आसानी से रिलेट कर रहा हूँ। ये इन्वेस्टमेंट असल में बिज़नेस के पास क्या आती है? बिज़नेस के पास ये फंड्स आते हैं। ठीक है जी, फंड्स आते हैं, काम करने के लिए फ़ंड आता है। ठीक है, अच्छा
अब ये जो ओनर ने इन्वेस्ट किया 100 रुपया बिजनेस में, हम क्या करेंगे, हम इसकी एंट्री पास कर देंगे बैंक डेबिट, ठीक है, शुरू से बताता हूँ, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि इक्विटी का अकाउंट या कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट, ठीक हो गई बात। अच्छा, अगर आप इसकी एस ओ, बल्कि अभी आगे आते हैं, एक और ट्रांजैक्शन कर देते हैं। इस साल, ये साल था 2022 का, और इस साल सिर्फ एक और ट्रांजैक्शन हुई, बिजनेस ने इनकम कमाई, बिजनेस अर्नड इनकम ऑफ ₹50। बिजनेस ने 50 रुपये की इनकम कमाई, कोई एक्सपेंस नहीं है, बट बिल्कुल सीधा सा है, बिजनेस ने इनकम अर्न की 50 रुपये। एंट्री क्या कर दी होगी, बैंक में आ गए, ठीक है, बैंक में आ गए पैसे, बैंक 50 रुपीज़ से मज़ीद डेबिट हो गया, और इनकम क्या हो गई, इनकम कह लो, सेल कह लो, 50 रुपीज़ से क्रेडिट हो गई। सही हो गई बात। अब मैं तुम्हें इसके एक्सट्रैक्ट्स बना के दिखाता हूँ। अगर हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हों SOCI के, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम आ गई जी तुम्हारे पास 50, एक्सपेंस मैं कह रहा हूँ भी कोई भी नहीं है, सिंपल रखने के लिए। प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया जी आपके पास 50 का, ठीक हो गई बात। आप बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आप बनाते हो कैपिटल, एक आपने सीखा होगा रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर आपने सीखा होगा टोटल इक्विटी। देखते जाओ हुआ क्या, यहाँ पर आपके पास कैपिटल आया, ओनर ने इन्वेस्ट किया कैपिटल, ठीक है। तो जो ओनर ने इन्वेस्ट किया, अगर शेयर्स के ज़रिए इन्वेस्ट किया होता था तो आपको पता है कि भाई आपने कोई शेयर्स कैपिटल आया आपके पास, इशू हुआ, ठीक है, शेयर इशू किए, अगर शेयर इशू से पैसे आ गए, राइट इशू कर दिया, जो भी आ गया, खैर बिजनेस में पैसा आया कितना, 100 रुपया कैपिटल आ गया, ठीक है, आप ऐसे लिखते थे। और प्रॉफिट को आप कहाँ लिखते होते थे, रिटेन्ड अर्निंग्स में 50, ये 100 आ गया, ये 50 आ गया। और जब हमने इसको, एक सेकेंड सॉरी, ये आपको नज़र नहीं आ रही, एक सेकेंड, ये देखो, ये इस एग्जांपल के ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, देखो, सॉरी, इनकम आ गई, प्रॉफिट आ गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाया, शेयर इशू किए 100, प्रॉफिट आ गया 50, टोटल इक्विटी, एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ सिंपल, 100 50, टोटल इक्विटी कितनी होगी 150। जब आप बनाओगे SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स आपके पास कितने, एसेट्स आपके पास बैंक में आपके पास 150 रुपीज़ आ गया ना, ये देखो, बैंक में पहले 100 रुपये आया था, फिर 50 रुपये आ गए, तो टोटल आपके पास बैंक में कितने पैसे आ गए जी, 150 आ गए, बैंक में आपके पास 150 आ गए। और इक्विटी अगर आप बनाओगे तो इक्विटी में आपके पास कितने पैसे आ गए, 150। और इसी तरह SOFP में क्या हुआ, वो इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन जो थी, एसेट इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, ये पूरी हो गई। ये बात आपको पता है, ये बात आपको पता है। अब फंड्स, बिजनेस में यहाँ पर कैपिटल क्या था, असल में कैपिटल था फंड। यहाँ पर कैपिटल आपके पास, जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ था, हम कहेंगे बिजनेस के पास ये क्या थे, फंड्स, बिजनेस के पास ये फंड्स, ठीक है। इसी तरह अब अगर इसको हम NPO की तरह रिलेट करें, NPO की तरह रिलेट करें, तो NPO के पास, मुनीब के पास 3 तरह की कॉन्ट्रीब्यूशंस आई थी, 100 रुपये की, 50 रुपये की, और कितने की, दोबारा से 100 रुपये। इसको अब बारी बारी देखते हैं। मुनीब के पास जब कंट्रीब्यूशन आई 50 रुपये की, किससे कंट्रीब्यूशन आई थी, मुनीब के पास कंट्रीब्यूशन आई थी अली से। तो कंट्रीब्यूशन में मुनीब एंट्री क्या करेगा, जब अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलेगी, जब अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलेगी मुनीब को, इसकी एंट्री मुनीब क्या करेगा, ये देखते हैं। ये ऊपर उसने 100 रुपये की अली से रिसीव हुई थी, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मुनीब के पास बैंक में, यानी मुनीब का मतलब ये है कि NPO के पास बैंक में 100 रुपये आ गए, और 100 रुपये से एक एंट्री पास होगी, इनकम क्रेडिट हो जाए, ठीक है, 100 रुपये से इनकम क्रेडिट हो जाए। इनकम क्रेडिट होने का क्या मकसद है कि भाई इनकम आई है,
बिजनेस के पास इनकम आती है। अभी याद रख लो कि अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन अगर आपको मिली है, इनकम आई। अच्छा जी, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करते हो, अब मैं आपको एक्सट्रैक्ट्स बना के दिखाता हूँ। अगर आप SOCI बनाओगे तो आप यहाँ पे बनाओगे, इनकम आ गई आपके पास 100 रुपये की, कोई एक्सपेंस नहीं है, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर अब SOCI नहीं होती, इसके लिए क्या यूज़ करते थे वर्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो आपको पता है ना, NPO के अंदर SOCI के लिए वर्ड यूज़ होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम बना दी, एक्सपेंस अभी मैं कह रहा हूँ कोई नहीं है। 100 रुपये का क्या आ गया, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट की जगह का वर्ड क्या यूज़ होता था, सरप्लस। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनाते थे, जिसको आप आम जुबान में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते थे। नॉट फॉर प्रॉफिट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनाते हैं। जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनाएंगे तो यहाँ पर एक अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल की जगह एक वर्ड यूज़ करेंगे, जनरल फंड। ना कैपिटल होगा ना रिटेन्ड अर्निंग होगी, बल्कि कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग को जो वर्ड रिप्लेस कर देगा उसको नाम दिया जाएगा जनरल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। दोनों नाम चलते हैं मार्केट में, दोनों नाम चलते हैं। अब इस जनरल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में सरप्लस लिख दिया जाएगा 100 रुपीज़ का, समझ आ गई। और एक ही एंट्री है तो यही 100 रुपीज़ इसकी बैलेंस कैरी डाउन आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाएगी तो वहाँ पर एसेट्स लिखे जाएंगे 100, जो आपके पास बैंक में 100 रुपया है, ठीक है ना, ये एसेट्स 100, बैंक में 100 रुपया है। और जब आप इक्विटी लिखोगे, अच्छा एक बात याद रखना कि यहाँ पर भी इक्विटी को हम क्या कहते हैं, नेट एसेट्स। यहाँ पर NPO में इक्विटी की जगह वर्ड यूज होता है नेट एसेट्स, और वहाँ पर आप एक लिखोगे जनरल फंड 100, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स से क्लोजिंग बैलेंस है 100 और वो 100 हमने जनरल फंड में। ये सारा स्ट्रक्चर है जब आपको अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलेगी। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलेगी वो जनरल फंड का पार्ट बन जाती है या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का पार्ट बन जाती है। फिर अक्सर औकात आपको रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलती है, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको सारी बात बताई कि अगर अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिली होगी तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कुछ किस तरह से खाका सा बना होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं तो हमें पता चला असल में मुनीब को अली से मिली थी 100 रुपये की कंट्रीब्यूशन जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड थी, ये जनरल फंड का पार्ट बन गया। मगर रूट कहाँ से कराया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। हारिस से जो 100 रुपया मिला है, हारिस से जो 100 रुपया मिला है वो क्या है, हारिस से जो 100 रुपया मिला है वो है इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि अगर इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई हो तो फिर क्या एडजस्टमेंट्स होंगी, ध्यान से देखना। यानी कि मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ कि अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन प्लस अगर आपके पास इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन आई होगी तो इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन भी 100 रुपये की आई है, बैंक 100 डेबिट। अब यहाँ पर आप एक काम करेंगे, आप इसको इनकम नहीं बनाएंगे, कुछ देर के लिए याद रख लो, इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ इनकम क्यों नहीं बनाएंगे। बैंक को आप 100 से कर देंगे और आप एक अकाउंट बनाएंगे इंडोमेंट फंड। जैसे आप इंडोमेंट फंड एक अकाउंट बनाएंगे उसको 100 से कर देंगे क्रेडिट, ठीक है, कोई बात। बैंक को आप डेबिट करेंगे और इंडोमेंट फंड आप एक अकाउंट बना लेंगे, उसको आप क्या कर देंगे, उसको आप क्रेडिट कर देंगे जब हारिस से इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन रिसीव होगी। अब क्योंकि इंडोमेंट फंड के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के जब आप एक्सट्रैक्ट्स बनाओगे तो इनकम 100 ही आएगी, एक्सपेंस कोई नहीं है, सरप्लस 100 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन को आपने अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की तरह स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रूट नहीं करवाना, ठीक हो गई बात।
जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनाएंगे तो टेक्निकली जो इंडोमेंट फंड का अकाउंट था ये एक इक्विटी अकाउंट था। मैं इक्विटी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए बस, ठीक है। इक्विटी का वर्ड हम एनपीओ में यूज़ नहीं करते, मगर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको, आपको समझ आ सके। तो इंडोमेंट फंड दरअसल एक इक्विटी की नेचर का अकाउंट था। इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो फंड्स आएंगे। नंबर वन इज जनरल फंड, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स को यहाँ पर अब आपके पास एक जनरल फंड आएगा जिसमें आपके पास सरप्लस लिखा होगा। और ऑब्वियसली इंडोमेंट फंड में अगर एक क्रेडिट एंट्री हो रही है तो आपके पास यहाँ पे इंडोमेंट फंड भी कितने का बन जाएगा, 100 का। यहाँ पर हम लिख देंगे इंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड। इंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हमें रिसीव हुई थी जिसकी वजह से हमने एक इंडोमेंट फंड बना दिया। ये इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव हुई थी इसकी वजह से आपने एक इंडोमेंट फंड बना दिया 100। अब यहाँ पर जब आप इक्विटी लिखोगे तो टोटल बनाओगे तो टोटल आपके पास आ जाएगी। टोटल अगर आप बनाओगे तो ये 100, ये 100, टोटल आपके पास आ गया 200। ठीक हो गई बात। अच्छा, एसेट्स में भी जाहिर सी बात है कि बैंक में पहले 100 था, मज़ीद 100 आ गया, तो एसेट्स अब आपके 100 के नहीं रहे, एसेट्स आपके कितने रह गए, 200 के हो गए एसओएफपी में। और इक्विटी में अब आपके पास दो चीज़ें आएंगी, एक जनरल फंड आएगा 100 का, एक आपके पास इंडोमेंट फंड आ जाएगा कितना, 100 का। और इक्विटी भी आपकी कितनी बन गई, 200। अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस बैलेंस हो गई, एसेट इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। तो ये थी ट्रीटमेंट, पहले सिंपल ट्रीटमेंट समझो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की और इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन की। ठीक हो गई बात। ओके, अब तीसरी बात ये है, यहाँ पर तीसरी बात है रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कितनी मिली थी, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिली थी 50 रुपये वाटर कूलर के, 50 रुपये वाटर कूलर के मिले थे। ये देखो, अब अगर रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन में 50 रुपये वाटर कूलर के मिले थे तो हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो जगह बना लेते हैं। अब 50 रुपीज़ मज़ीद मिले रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन के, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की वजह से 50 रुपीज़ मिले, बैंक को डेबिट करेंगे 50 से, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड फंड बना लेंगे 50 रुपये का। ठीक है, आसानी के लिए भी बता रहा हूँ, अभी हम पूरी बात तो करेंगे। बैंक को डेबिट कर देंगे 50 से और रिस्ट्रिक्टेड फंड बना लेंगे 50 रुपये से। रिस्ट्रिक्टेड फंड भी इंडोमेंट फंड की तरह क्या होगा, इक्विटी अकाउंट होगा। और यहाँ पर अब आपका क्या होगा, जनरल फंड के साथ इंडोमेंट फंड भी आ जाएगा और एक और फंड आपके पास आ जाएगा रिस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है जी, फॉर वाटर कूलर। वाटर कूलर के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड फंड आ गया। और इस तरह हम कहेंगे कि जैसे इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन मिली थी वैसे एक हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन भी हो गई, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन भी हो गई, कितने की जी, 50 रुपीज़ की। और अब अगर टोटल बनाएंगे तो ये 100, 150, ये 250 की आपके पास टोटल इक्विटी आ गई। और बैंक में भी तो आपके पास 250 हो गए ना, 100, 100 और 50, 250। तो अब बैंक में भी यहाँ पर आ जाएगा 200 की जगह कितना, या ये 250 आ जाएगा। एसेट्स टोटल बैंक में कितने आ गए, 250, यानी कि 100 प्लस 100 प्लस 50। और यहाँ पर अब आपके पास जनरल फंड, इंडोमेंट फंड और रिस्ट्रिक्टेड फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड आपके पास कितना आ गया जी, 50 का आ गया। ठीक है, तो 1, ये भी 250 बन गया। अच्छा जी, ये थे इसके एक्सट्रैक्ट्स, ये थी असल में फंड अकाउंटिंग। बिजनेस चलाने के लिए फंड्स चाहिए
और फंड्स असल में क्या होते हैं? फंड्स के अगेंस्ट जब भी बिज़नेस को फंड्स मिलते हैं, तो जब भी बिज़नेस को कंट्रीब्यूशन मिलती है, तो दो चीज़ें होती हैं। बिज़नेस के एसेट्स या इनकम बढ़ती है, बिज़नेस के एसेट्स बढ़ते हैं। नंबर टू, बिज़नेस की एक्विटी बढ़ती है। एक्विटी का वर्ड नहीं यूज़ करना, नेट एसेट्स का वर्ड यूज़ करना। बिज़नेस के नेट एसेट्स बढ़ते हैं। आसानी के लिए कह रहा हूँ, एक्विटी समझ लो जैसे कैपिटल इन्वेस्ट होता था। कैपिटल बंदा इन्वेस्टमेंट जो होती थी वो असल में फंड्स प्रोवाइड किए जाते थे ताकि बिजनेस हो सके। तो बिजनेस के एसेट्स बढ़ते थे और बिजनेस की इक्विटी ऊपर जाती थी। सेम इसी तरह यहाँ पर फंड अकाउंटिंग में जब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होता है, बिजनेस के एसेट्स बढ़ते हैं, एनपीओ के एसेट्स बढ़ते हैं और एनपीओ की क्या कह लो, इक्विटी बढ़ती है। ठीक है, ये है सिंपल सा बुनियादी सा कॉन्सेप्ट फंड अकाउंटिंग। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, मेरे कुछ नोट्स हैं, वहाँ पे नोट्स में भी मैंने कुछ ये बातें इसी तरह लिखी हुई हैं। मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसका लिंक बिल्कुल नीचे कमेंट में शेयर कर दूंगा, ये देखिएगा। ये देखो, जब आपके पास इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन रिसीव होती है, जब आपके पास इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन रिसीव होती है तो आप क्या करोगे, बैंक या रिसीवेबल डेबिट कर दोगे और इंडोमेंट फंड को क्या कर दोगे, क्रेडिट। इंडोमेंट फंड की नेचर क्या है, इक्विटी अकाउंट। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, वैसे वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा जी, जब आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है इंडोमेंट फंड में तो क्या होता है, अब इंडोमेंट फंड से जब इन्वेस्टमेंट इनकम मिलेगी तो दो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस बात है, अब इस बात को भी समझते हैं। जब इंडोमेंट फंड, हमें इंडोमेंट फंड मिला ₹100 का, हमने उसको इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर हमारे पास आ गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ₹10 का आ गया, ₹10 का रिटर्न आया। ठीक है, बैंक डेबिट हो गया होगा, बैंक में ₹10 आ गए, भाई रिटर्न आ गया ₹10। बैंक में इन्वेस्ट, बैंक ने डेबिट कर दिए ₹10। हमने कहा कि आधे पैसे क्या करेंगे, हम इस्तेमाल कर लेंगे और आधे पैसे क्या करेंगे, अपना दोबारा से री इन्वेस्ट कर देंगे। हमने ये सोचा ये इस ₹10 में से आधे पैसे री इन्वेस्ट कर देंगे और आधे पैसे को यूज़ कर लेंगे। जो पैसा आपने री इन्वेस्ट करना था ₹5, जो आपने सोचा री इन्वेस्ट कर देंगे, इसको ₹5 में क्या करेंगे, इंडोमेंट फंड में ही क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, और जो ₹5 आपने सोचा यार इसको यूज़ कर लेते हैं अपनी जनरल ऑपरेशंस के लिए, उस ₹5 को आप क्या करोगे, इनकम बना लोगे। ठीक है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इंडोमेंट फंड के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा उसकी ये एंट्री होती है। ठीक हो गई, जो री इन्वेस्ट करे उससे इंडोमेंट फंड ही ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इंडोमेंट फंड क्रेडिट कर लेंगे और जो इनकम होगी उससे ₹5 क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ से आप ये बात समझना कि इंडोमेंट फंड में दो चीज़ें होंगी। एक चीज़ें आपने री इन्वेस्ट करने हैं पैसे, कुछ जो तो पैसे आपने री इन्वेस्ट करने हैं उसको तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल ₹5 री इन्वेस्ट करने थे तो बैंक डेबिट ₹5 से और ₹5 से इंडोमेंट फंड क्रेडिट। ये इंडोमेंट फंड जो हमें ₹100 का मिला हुआ था ये उसकी एंट्री। और जिस इंडोमेंट फंड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, इसको इस्तेमाल करें, रोज़मर्रा के जनरल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर लें, उसकी क्या एंट्री होगी, उस ₹5 को क्या करेंगे, बैंक डेबिट कर देंगे, रेवेन्यू या इनकम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, SOCI लिखा हुआ है बताने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ठीक है, फिर अगर आपको अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलती है, जैसे हमें ₹100 की मिली थी, तो बैंक को डेबिट कर देंगे ₹100 से, रेवेन्यू इनकम को क्या कर देंगे, ₹100 से क्रेडिट कर देंगे। कहाँ जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। SOCI लिखा है क्योंकि आप रिलेट कर सकते हो आसानी से। अच्छा जी, ये तो हो गई इंडोमेंट और अनरिस्ट्रिक्टेड की बात। अब आते हैं रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन पे। रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन यार दो तरह की होती है। रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन, थोड़ी सी बात समझना। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, अगली बात।
अच्छा जी, मुनीब को कई रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिली। हारिस ने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हारिस ने पैसे दिए, हारिस ने पैसे दिए। अब उस एग्जांपल को चलो छोड़ देते हैं, नई एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, एक एनपीओ थी, उसको अली ने ₹100 दिए। अली ने कहा क्या बनाना है जी, कूलर बना दो, कूलर लगा दो। ठीक है, उसके बाद जी क्या हुआ जी, दानियाल आया। दानियाल ने कहा मैं अभी ₹50 देता हूँ, क्या करो जी, फैंस लगा दो, एसी इंस्टॉल कर दो। ठीक है जी, एसी लगा दो क्लासेस में। उसके बाद हम कहते हैं जी अहमद आया। अहमद ने कहा क्या करो, अहमद ने कहा मैं तुम्हें जी ₹200 देता हूँ, तुम बिजनेस क्या करो जी, पेंट करा दो क्लासरूम में। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है समझना। अच्छा, इसके बाद एक और बंदा आया, एक और बड़ा सखी इंसान आया, और उसका नाम था, हम कह देते हैं जी, उसका नाम था ठीक है, शुएब। शुएब आया और शुएब ने ₹1000 दिए, और शुएब ने कहा ऐसा करो, नई बिल्डिंग बना दो, स्कूल बिल्डिंग बना लो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब होता ये है कि हर रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड फंड नहीं बनाया जाता, क्योंकि हर रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन के लिए अगर हम फंड अकाउंटिंग की तरफ चले जाएंगे तो हमारे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सिर्फ फंड्स ही नज़र आएंगे। तो जो छोटी मोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, जो छोटी, आसानी के लिए बता रहा हूँ मैं, बड़ी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बात। ठीक है, जो छोटी मोटी रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं उसके लिए हम फंड नहीं बनाते, और जो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होती है उसके लिए हम फंड बना लेते हैं। अच्छा, फंड नहीं बनाना और फंड बनाना, इसकी कैसे समझ आएगी बात समझना ध्यान से। फंड बनाने का क्या मतलब है, फंड बनाने का मतलब ये है, फंड बनाने का मतलब ये है, शुएब ने ₹1000 दिया, वही वाली बात, ये जो मैंने आपको यहाँ पर सारी एग्जांपल दी थी ना पहले, उसमें हमने फंड ही बनाया था। शुएब ने अगर ₹1000 दिया, हम एंट्री करते थे बैंक डेबिट। ठीक है, और रिस्ट्रिक्टेड फंड फॉर, हम यहाँ लिख देंगे स्कूल के लिए रिस्ट्रिक्टेड फंड मिला, उसको क्या कर देते थे, क्रेडिट कर देते थे। इसे कहते हैं हमने उस रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन के लिए क्या बना लिया, फंड बना लिया। आ रही बात समझ। अच्छा, फंड नहीं बनाना, ये क्या बात है, फंड छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन के लिए फंड नहीं बनाना। फिर क्या करते हैं, करते ये हैं कि अली ने आपको, इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अली से बस। ठीक है, दानियाल और अहमद की भी सेम बन जाएगी। अली ने जब आपको ₹100 दिया कूलर के लिए, तो आप एंट्री करोगे बैंक डेबिट। अली ने ₹100 दिया है कूलर लगाने के लिए। ठीक हो गई बात। आप बैंक को करोगे डेबिट ₹100 से। ठीक है, और आप करोगे, ध्यान रखना, डेफर्ड 2020 में दिए थे अली ने पैसे, 2020 में अली ने पैसे दिए, तो 2020 में आप ये एंट्री करोगे बैंक डेबिट 100 से, डेफर्ड इनकम 100 से क्रेडिट। 2021 में आपने क्या किया, कूलर इंस्टॉल कर लिया। ठीक है जी, कूलर इंस्टॉल कर लिया। अब आप दो एंट्रियां करोगे, कूलर लेट्स सपोज आपको कॉस्ट भी कितनी पड़ गई, ₹100 की। आप एक एंट्री ये करोगे, डेफर्ड इनकम रिवर्स करोगे 100 से, और 100 की क्या बना लोगे, कंट्रीब्यूशन इनकम बना लोगे। ठीक है, फिर लेट सपोज आपने कूलर इंस्टॉल करने पे आपको कितने पैसे मिले, कूलर इंस्टॉल हो गया रुपीज़, ये मर्जी है ना, कूलर आपका ₹80 पे भी इंस्टॉल हो सकता है, ₹110 पे इंस्टॉल हुआ, या 80 पे कर लेते हैं, 80 पे इंस्टॉल हुआ। तो आप अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, मैं भी सिंपल कह रहा हूँ,
आपके बैंक से पैसे लग गए 80, ठीक है, और आप कूलर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस यानी कि कूलर ख़रीदा और लगाया 80 डेबिट कर लो। ठीक हो गई बात। 20 रुपये प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा जब 100 में से 80 करोगे। यहाँ पर 2020 में डेफर्ड इनकम क्यों बनाया? डेफर्ड इनकम आपको पता है ना, लाइबिलिटी होती है। उसने पैसे दिए 100 रुपये और मगर आपने उसकी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की। जब आपको पता है ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते, जब एक इनकम आपको एडवांस में मिल जाए और आपने उसके अगेंस्ट अपनी ज़िम्मेदारी अदा ना की हो तो आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी। तो उसने अगर फंड अकाउंटिंग नहीं करनी तो फिर डेफर्ड अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ेगी, डेफर्ड इनकम की अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि प्रीपेड इनकम वाली अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ेगी। बैंक को डेबिट कर लोगे, और डेफर्ड का मतलब होता है मुलतवी करना, डालना। अभी इनकम नहीं बनी, डेफर कर रहे हैं, इनकम डिले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी वो काम नहीं किया था जिसके लिए आपको पैसे मिले थे, तो बैंक डेबिट कर दिया, डेफर्ड इनकम क्या कर दी? क्रेडिट कर दी। जब 2021 में कूलर इंस्टॉल हो गया 80 रुपये का, तो डेफर्ड इनकम को डेबिट किया, क्योंकि अब 2021 में वो लाइबिलिटी, जिम्मेदारी पूरी होगी, लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, इनकम क्रेडिट कर ली, और वो कूलर इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस आया 2021 में, वो भी रिकॉर्ड कर दी। इसे कहते हैं कि आपने रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड किया विदाउट फॉलोइंग फंड अकाउंटिंग, यानी कि या तो फंड अकाउंटिंग फॉलो होगी, और अगर आप छोटी मोटी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है तो फंड नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? फिर बनाएंगे जी डेफर्ड इनकम बनाएंगे। डेफर्ड इनकम वाली बात फॉलो होगी। गवर्नमेंट ग्रांट को थोड़ा सा रिलेट करोगे ना, बहुत आसानी होगी समझने में। गवर्नमेंट ग्रांट को थोड़ा सा रिलेट करो। पैसे मिल जाते थे, एसेट अभी नहीं ख़रीदा होता था, तो क्या करते थे? उसको डेफर्ड इनकम बनाते थे। जब वो काम करते थे फिर उसकी इनकम को रिकॉर्ड किया करते थे। अच्छा भाई, अब आ जाओ दोबारा से नोट्स पे। अब रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन रिसीव होगी दो तरह की। अगर तो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई है और जिसका आपने रिस्ट्रिक्टेड फ़ंड बनाया हुआ है, जैसे कि अभी हमने कहा था कि उसने कहा कि एक नया स्कूल बना दो, उसके लिए हमने रिस्ट्रिक्टेड फ़ंड बनाया अलग से, तो वहाँ पे तो 1000 रुपया बैंक में डेबिट हो गया, रिस्ट्रिक्टेड फ़ंड 1000 रुपये से क्रेडिट हो गया। रिस्ट्रिक्टेड फ़ंड कहाँ जाता है? इक्विटी में डायरेक्ट चला जाता है। अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिली करंट पीरियड के एक्सपेंसेस के लिए, यहाँ पे देखना रिस्ट्रिक्टेड फ़ंड के लिए मिली, मगर अब रिस्ट्रिक्टेड फ़ंड नहीं है, एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, मगर ख़र्चा आपका करंट ईयर में ही है। तो करंट ईयर में फ़ायदा क्या है? पहले आप डेफर्ड लाइबिलिटी बनाओगे, फिर करंट ईयर में ही लाइबिलिटी ख़त्म कर दोगे, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंड पे तो लाइबिलिटी तो शो ही नहीं होगी। तो उससे बेहतर है डायरेक्टली क्या कर लो, अगर आपको करंट पीरियड के एक्सपेंसेस के लिए, यानी कि करंट पीरियड के अंदर ही आपने कूलर लगाना है, करंट पीरियड के अंदर ही आपने कह लो कि कोई भाई पेंट कराने हैं, उसके लिए अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिल भी जाए तो क्या करेंगे? बैंक को डेबिट कर देंगे, रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। रेवेन्यू यानी कि इनकम डायरेक्ट बना लेंगे। क्यों? क्योंकि करंट पीरियड में ही डेफर्ड इनकम बनाओगे, करंट पीरियड में ही डेफर्ड इनकम रिवर्स करोगे, तो भाई फ़ायदा लाइबिलिटी बना के रिवर्स करनी है करंट पीरियड में। SOFP SOCI में तो एट द एंड लाइबिलिटी SOFP में तो प्रेजेंट ही नहीं होनी, क्योंकि करंट पीरियड में ही आप उसको राइट ऑफ भी कर दोगे लाइबिलिटी को। तो अगर करंट पीरियड के एक्सपेंसेस आ जाएँ तो उसके लिए बैंक को डेबिट कर देंगे, इनकम को क्रेडिट कर देंगे आसानी के लिए। और अगर फ्यूचर पीरियड के एक्सपेंसेस आ जाएँ, तो यस फिर हम डेफर्ड इनकम लाइबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। जब अमाउंट रिसीव हो जाए, रिकॉर्ड एज डेफर्ड इनकम लाइबिलिटी व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड, उसको डेफर्ड इनकम लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर लो जब आपको अमाउंट रिसीव हो जाए। ठीक है, उसको डेफर्ड इनकम लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर लो जब आपको अमाउंट रिसीव हो जाए, और रिकग्नाइज एज रेवेन्यू इन द पैटर्न ऑफ फ्यूचर रिलेटेड एक्सपेंस। और जब वो कूलर इंस्टॉल करोगे, जब उस कूलर के ऊपर खर्चा करोगे, तो उस एक्सपेंडिचर के पैटर्न में आप इसको क्या कर लो? इनकम या रेवेन्यू में रिकग्नाइज कर लो। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम वाला कॉन्सेप्ट सोचो, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम वाला कॉन्सेप्ट सोचो,
सुकून से समझ आ जाएगी IS-20 वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अगर वो कहते हैं अगर आपको कंट्रीब्यूशन मिली है, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिली है, आप फंड नहीं बना रहे मगर आपको मिली है रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ पर IS-20 वाला सूल लगा दो। जैसे गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिलती थी ना, जिसको आप कहते थे ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, इसी तरह अगर रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिली है कि आपने कोई एसेट खरीदना है, डेप्रिशिएबल एसेट खरीदना है, तो फिर आप क्या करोगे, बैंक को डेबिट कर दोगे, डेफर्ड इनकम लायबिलिटी को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। और रिकग्नाइज एज रेवेन्यू, उसको रेवेन्यू बनाओगे इन द पैटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो डेप्रिसिएशन पैटर्न होता था उसके अंदर आप इसको क्या कर दोगे, रेवेन्यू बना दोगे, डेफर्ड इनकम लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, और अगर आपने नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा, अगर आपने नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा, अगर आपने नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा, उस केस में आप क्या करोगे, इसको डायरेक्ट इंक्रीज शो करा दोगे इन नेट एसेट्स इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस। यानी कि कहने का आसान मतलब ये है कि अगर आपने एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा है, वहाँ पे कहते हैं तो फिर आप इसका फंड बनाएंगे। फंड मेंटेन करना क्या है, फंड अकाउंटिंग इज़ कंपल्सरी। यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि आप इसका फंड बना लें, क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट लैंड वगैरह आमतौर पे बड़ी आइटम होती है। तो उस केस में फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप बैंक को डेबिट करें और रिस्ट्रिक्टेड फंड आपको फिर अब यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ये उन्होंने एक असूल बता दिया। अगली चीज़ है इंटर फंड ट्रांसफ़र। ठीक है जी, अच्छा इस पर भी बात कर लेते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। जो रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। अगली बात चलते हैं, अगली बात पे चलते हैं। जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है ये दो तरह का होता है। एक रिस्ट्रिक्टेड फंड वो होता है जो कि मेड बनाया जाता। अब देखो भाई बात सुनो, थोड़ा सा मैं आ जाऊँ। एक होती है रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट आप रिस्ट्रिक्टेड फंड भी बना सकते हैं और आप उसको डेफर्ड इनकम के तौर पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होती है उसके अगेंस्ट आप रिस्ट्रिक्टेड फंड भी बना सकते हैं, और जो छोटी मोटी रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, उसको डेफर्ड इनकम भी बना सकते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन में एक होता है रिस्ट्रिक्टेड फंड और एक को हम रिकॉर्ड करते हैं डेफर्ड इनकम। ठीक हो गई बात। अब आते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड के ऊपर। रिस्ट्रिक्टेड फंड दो तरह से बन सकता है। नंबर वन, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन से, ठीक हो गई ना बात। नंबर टू, कभी कभार एनपीओ को मिलती है अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन से भी रिस्ट्रिक्टेड फंड बन सकता है। ये तो बड़ी आसान बात है, ये तो सबको समझ आ गई कि रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन से आप रिस्ट्रिक्टेड फंड बना सकते हैं, बड़ी आसान बात है। मगर कभी कभार अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन से भी हम क्या बना सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड बना सकते हैं। कैसे? कभी कभार मैनेजमेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि मैनेजमेंट खुद उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है और उसको क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजमेंट के पास बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस पड़ी हुई थी अनरिस्ट्रिक्टेड। मैनेजमेंट ने कहा कि यार इसमें से 100 रुपये हम क्या करते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन में से 100 रुपये हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं अपने ऊपर, एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं क्या, कि हम नया स्कूल बनाएंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन बनाते हैं कि हम एक नया इम्पोज करते हैं।
अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन में से एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की मैनेजमेंट ने अपने ऊपर 100 रुपये की, कि ये 100 रुपया हम एक रिस्ट्रिक्टेड फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, और अपने ऊपर ख़ुद से रिस्ट्रिक्शन मैनेजमेंट इम्पोज कर लेती है कि हम अब इस रिस्ट्रिक्शन को से क्या बनाएंगे, हम इस रिस्ट्रिक्शन से हम क्या बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। तो इसे कहते हैं इंटरनली जनरेटेड रिस्ट्रिक्टेड फंड। इसका मतलब है रिस्ट्रिक्टेड फंड जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की वजह से बनता है, ऐसे रिस्ट्रिक्टेड फंड को कहते हैं एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड फंड, यानी कि एक्सटर्नली डोनर की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड फंड कहते हैं। और ऐसा रिस्ट्रिक्टेड फंड जो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की वजह से बनता है, यानी कि मैनेजमेंट अपने ऊपर खुद रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है, इसको कहते हैं इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड। ठीक है जी। अब मैनेजमेंट ने क्या किया है, असल में अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन में से अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया और 100 रुपया ट्रांसफ़र किया है रिस्ट्रिक्टेड फंड में। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, बैंक में तो पैसा पड़ा हुआ है, बैंक कहीं नहीं जा रहा। इसकी एंट्री ये होती है कि आप क्या करते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड डेबिट करते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का एक और नाम क्या होता था, याद है, जनरल फंड। डेबिट कर लिया 100 रुपया, और 100 रुपया कहाँ मूव कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड फंड में मूव कर दी, यानी कि इंटरनली जनरेटेड रिस्ट्रिक्टेड फंड में मूव कर दी। ये होती है इसकी एंट्री। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ा हुआ है तो आपको ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व याद करो, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व याद करो। ठीक है। फिर आप एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री पड़ी होगी IAS 16 में, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। उसमें भी क्या होता था, एक फंड से, यानी कि एक इक्विटी अकाउंट से दूसरे इक्विटी अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे होते थे। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व की एंट्री होती थी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट जनरल रिजर्व क्रेडिट। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री होती थी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। जब एक रिजर्व से आप दूसरे रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे होते, जब एक रिज़र्व से दूसरे रिज़र्व में या एक इक्विटी अकाउंट से दूसरे इक्विटी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो इस ट्रांसफ़र को कहाँ से रूट कराया जाता है, इस ट्रांसफ़र को कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, SOCI में नहीं। इस ट्रांसफ़र को किधर प्रेजेंट किया जाता था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। इस ट्रांसफ़र को प्रेजेंट किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जनरल फंड का अकाउंट बना होगा, जनरल फंड का अकाउंट है, और एक रिस्ट्रिक्टेड फंड का अकाउंट होगा। तो जो भी इनके बैलेंसेस होंगे, बैलेंस बॉट डाउन होगा कोई, ये जो 100 रुपया ट्रांसफ़र हुआ है इसकी एंट्री ऐसे करेंगे, ट्रांसफ़र, और यहाँ से जनरल फंड में से इसको माइनस कर देंगे, रिस्ट्रिक्टेड फंड में इसको ऐड कर देंगे। इसे कहते हैं ट्रांसफ़र। ठीक है जी। ये लास्ट में ये जो मेरे नोट्स हैं ये एंट्री बताई हुई है कि इंटर फंड ट्रांसफ़र अगर आपको करना पड़ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसफ़र फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड फंड टू रिस्ट्रिक्टेड फंड, तो उसकी एंट्री होगी अनरिस्ट्रिक्टेड फंड डेबिट और रिस्ट्रिक्टेड फंड क्रेडिट, जैसे कि अभी हमने ये 100 रुपये की एंट्री सीखी। जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? आगे चलते हैं, आगे अब आपके पास आ रहा है एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2A। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल 2A को। ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, जनरल फंड दिया हुआ है, इंडोमेंट फंड दिया हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड फंड दिया हुआ है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। उसके बाद आपके पास इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रही है 70 की। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट इनकम है ऑन इंडोमेंट फंड, ठीक है, 20 की। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है जी हमारे पास 200 की। उसके बाद कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई है हमें फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल 600, ठीक है। ये आपके पास ये जो कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई है ना फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, ये रिस्ट्रिक्टेड फंड इसके लिए बना हुआ था, ठीक है। फिर आपको कुछ गवर्नमेंट फंडिंग हुई है 300 की, गवर्नमेंट फंडिंग पे भी आपको भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, ठीक है।
फिर आपके पास लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं 1000 के, और उसके बाद फिर आपके पास जनरल एक्सपेंसेस हैं 100 के, कैश एंड बैंक है आपके पास 910 का। अच्छा जी, जो इन्वेस्टमेंट इनकम आपको इंडोमेंट फंड में हुई है 20 रुपये, उसके ऊपर एक नोट नंबर 1 है, वो कहते हैं जो 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम होगी शुड बी री इन्वेस्टेड इन इंडोमेंट फंड। इस 20% इन्वेस्टमेंट इनकम को क्या करना है, इंडोमेंट फंड में री इन्वेस्ट कर देना है। फिर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट फंडिंग आपको रिसीव हुई है टू सपोर्ट एनपीओज जनरल ऑपरेशन फॉर 4 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2022। जो गवर्नमेंट फंडिंग आपको रिसीव हुई है वो रिसीव इसलिए हुई है कि ताकि आप एनपीओ के जनरल ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सकें अगले 4 साल के लिए। ठीक है जी। ₹50 फ्रॉम जनरल फंड हैज़ टू बी ट्रांसफर टू रिस्ट्रिक्टेड फंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, और ₹50 हमने क्या करने हैं, जनरल फंड से ट्रांसफ़र करने हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड में, क्योंकि हम हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स इंक्लूड कलेक्शंस ऑफ ₹500। कलेक्शंस आपके लिए थोड़ी सी एक नई बात यह है, गवर्नमेंट फंडिंग और कलेक्शंस। कहते हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर कलेक्शंस है 500 रुपये की। ये कलेक्शन ऐसी हिस्टोरिक वैल्यू की है दैट इज़ वर्थ प्रिजर्विंग। फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स में उन्होंने बताया कि डेप्रिसिएशन चार्ज होती है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और 40% ऑफ जनरल एक्सपेंसेस रिलेट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, और 40% जो जनरल एक्सपेंसेस हैं वो रिलेट करते हैं हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन से। हमसे रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर यूजिंग रेफरल मेथड। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दें यूजिंग रेफरल मेथड, और प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स यूजिंग रेफरल मेथड। अच्छा, एक नई बात बता दूं, जितनी भी मैंने सारी बातें बताई हैं ये डेफरल मेथड, यहाँ पे 2 मेथड्स फॉलो होते हैं। नंबर 1 इज़ डेफरल मेथड, एंड नंबर 2 इज़ रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। एनपीओ के ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं 2 मेथड्स के तौर पे बनाई जाती हैं। नंबर 1 इज़ डेफरल मेथड, नंबर 2 इज़ रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। अगर तुमने डेफरल मेथड सही तरह समझ लिया, रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड तुम्हें चुटकियों में आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं डेफरल मेथड। ये मैंने आपको अभी तक जितनी बातें बताई हैं, जितनी एंट्रीज बताई हैं, सारी डेफरल मेथड की थी। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट फंडिंग पे और कलेक्शंस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ मेरे नोट्स में ही आना ऊपर, तुम यहाँ पे मिल जाएगी। कलेक्शंस पहले आसान है, कलेक्शंस को पढ़ लेते हैं। कलेक्शन असल में क्या होता है, कलेक्शन एक वर्क ऑफ आर्ट होता है, हिस्टोरिकल ट्रेजर्स होते हैं या सिमिलर एसेट्स होते हैं। विंटेज गाड़ियाँ हो सकती हैं, नोट्स हो सकते हैं पुराने, कॉइन्स हो सकती हैं पुरानी, विंटेज टिकट्स हो सकती हैं पुरानी। ठीक है, वो म्यूजियम में जिस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं दिखाने के लिए। ठीक है, इन्हें कहते हैं कलेक्शंस। वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग्स वगैरह हो सकती हैं, हिस्टोरिकल ट्रेजर्स हो सकते हैं, सिमिलर एसेट्स, इससे मिलते जुलते एसेट्स हो सकते हैं, जिसको रखा जाता है फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, एजुकेशन या रिसर्च पर्पजेज़ के लिए। प्रोटेक्ट किया जाता है, केयर की जाती है, प्रिजर्व किया जाता है इन्हें, और इनके अगर कभी इनको बेचा जाएगा तो इनसे अगली कलेक्शन ही खरीदी जाएंगी, या कलेक्शन की केयर के लिए, कलेक्शन की हिफाजत के लिए इनके पैसों को इस्तेमाल किया जाएगा। गाइडेंस क्या है कलेक्शन पे, ये असल में मुद्दे की बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तुमने कंसीडर नहीं करना है, या इसको इंटेंजिबल एसेट कंसीडर नहीं करना है। इसको सेपरेटली प्रेजेंट करना है लाइन आइटम, यानी कि जब आप SOFP बनाओगे तो जैसे आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अलग दिखाओगे, याद रखना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी सेपरेट लाइन आइटम में दिखाते हैं SOFP में। इसी तरह यहाँ पर आप कलेक्शंस भी अलग प्रेजेंट करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ऐड करके इसको प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, इसकी उसको बेचने से जो पैसे आएंगे वो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होगी। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन क्यों होगी, क्योंकि इस कंट्रीब्यूशन को से आप मज़ीद क्या कर सकते हो, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप कलेक्शन ही खरीद सकते हो, या इन कलेक्शन की हिफाजत के लिए, इनकी केयर के लिए इन पैसों को यूज़ कर सकते हो। तो रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। तीसरी बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई, ऐड कर लीजिएगा। नॉट, इनको डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। ठीक है जी, नो डेप्रिसिएशन, नॉट डेप्रिशिएटेड। कलेक्शंस को डेप्रिशिएट नहीं किया जाता, कलेक्शंस क्योंकि जैसे जैसे पुरानी होती हैं इनकी वैल्यू बढ़ती है, कम नहीं होती, इसलिए इनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज की जाती। ये गाइडेंस आपने याद रखना। उसके बाद अगली चीज़ रह गई थी जी हमारी गवर्नमेंट फंडिंग। गवर्नमेंट फंडिंग क्या होता है यार, गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए। यहाँ पे मैं एक जुमला बोलता हूँ, ठीक है,
गवर्नमेंट फंडिंग को अभी समझते हैं। यार देखो बात सुनो, एक एनपीओ है ना, यहाँ पे एक जुमला लिखता हूँ, हर कंट्रीब्यूशन इनकम होती है, मगर हर इनकम कंट्रीब्यूशन नहीं। ठीक है, हर कंट्रीब्यूशन इनकम है मगर हर इनकम कंट्रीब्यूशन नहीं होती। इनकम कंट्रीब्यूशन भी हो सकती है, इनकम कंट्रीब्यूशन के अलावा भी हो सकती है। एनपीओ ने अगर अपनी सर्विस दी है, ठीक है, और उस सर्विस से की वजह से उसने कोई फ़ी चार्ज की है, एनपीओ ने, एक हॉस्पिटल होते हैं ना, हॉस्पिटल में आप गए, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, हॉस्पिटल इलाज कराया, आपको सर्विस दी। एनपीओ अक्सर आपको पता है टेस्ट करवाती है, तो उस पर आपसे फ़ी वगैरह भी चार्ज करती है, तो उसके ऊपर कोई उन्होंने फ़ी वगैरह चार्ज कर ली, ठीक है, तो ये फ़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये एनपीओ को डोनेशन नहीं दी, क्योंकि एनपीओ ने आपको एक सर्विस दी है, उसकी वजह से आप एनपीओ को पैसे दे रहे हो, तो ये एनपीओ के नज़दीक कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, इनकम है, इनकम कह सकते हैं, ये एनपीओ की इनकम है। ठीक है, हर कंट्रीब्यूशन इनकम होगी मगर हर इनकम कंट्रीब्यूशन नहीं होती। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसी तरह गवर्नमेंट फंडिंग को आप कंट्रीब्यूशन कब कंसीडर करेंगे? अगर आप सर्विसेज दे रहे हो फंडिंग के रिटर्न में पब्लिक को, गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए और आपने सर्विस पब्लिक को दी, गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए, आपने उन पैसों को यूज़ करके पब्लिक को सर्विस दी, आम आवाम के लिए काम किया, तो इस कंट्रीब्यूशन को कहेंगे कंट्रीब्यूशन, इस फंडिंग को कहेंगे कंट्रीब्यूशन। और इसको कंट्रीब्यूशन नहीं समझा जाएगा, इसको कंट्रीब्यूशन नहीं समझा जाएगा अगर सर्विस इन रिटर्न ऑफ फंडिंग आर प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अगर आप फंडिंग, गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए मगर आप फंडिंग के रिटर्न में जो सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करें, तो फिर इस केस में इसको कंट्रीब्यूशन नहीं समझा जाएगा। इसको क्या समझा जाएगा? इसको कंसीडर किया जाएगा एनपीओ इनकम, इसको एनपीओ की इनकम समझी जाएगी। ठीक हो गई जी। अच्छा, shall be considered as restricted contribution if following factors exist। इसको restricted contribution समझा जाएगा, contribution समझा जाएगा, मगर contribution में भी restricted contribution कब समझा जाएगा? अगर ये factors exist कर रहे हों। वो factors क्या हैं? एनपीओ के अप्रूव्ड बजट के ऊपर आपको फंडिंग मिली हो, आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आपने गवर्नमेंट फंडर को रिपोर्ट करना है कि आप पैसे कहाँ यूज़ कर रहे हो, जो फंडिंग आपको बच जाए आपने उसको गवर्नमेंट को रिटर्न करना है, या फंडिंग जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिली है वो रिलेट करती है फॉर एक्सपेंसेस ऑफ द फ्यूचर पीरियड, फॉर एक्सपेंसेस ऑफ द फ्यूचर पीरियड। इन चारों में से कोई भी बात एग्जिस्ट कर रही हो तो कंट्रीब्यूशन को क्या कहा जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जो ये है हमारा क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा गवर्नमेंट फंडिंग जो एनपीओ से रिसीव हुई है वो एनपीओ के जनरल ऑपरेशन सपोर्ट करने के लिए रिसीव हुई है फॉर 4 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 से स्टार्टिंग हो रही है 4 साल के लिए। ये गवर्नमेंट फंडिंग है, ये गवर्नमेंट फंडिंग है। जब साइलेंट है तो इसको एज्यूम करो कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, और कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिल रही है फॉर एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूचर पीरियड्स। क्या ख्याल है? 4 साल, अगले 4 साल के जनरल ऑपरेशन सपोर्ट करने के लिए। तो इस कंट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? ये जो गवर्नमेंट फंडिंग हुई है ये असल में आपके पास क्या आ गई? ये आपके पास रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन आ गई। इसको हम क्या कहेंगे? ये आपके पास रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन आ गई। मगर ये एक ऐसी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है जिसका आपने फंड नहीं बनाया हुआ। फिर क्या करेंगे? इस पे वो डेफर्ड इनकम वाली अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, इस पे डेफर्ड इनकम वाली अकाउंटिंग फॉलो करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप एक दफ़ा क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लो, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को एग्जांपल 2A को स्टार्ट करने वाला हूँ और आपने 2B खुद से सॉल्व करनी है ताकि आपका ये काम पक्का हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। फिर उन्होंने कहा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, हम यहाँ पे बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। फिर हम बना लेंगे जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। चलो, सबसे पहले उन्होंने हमें बैलेंसेस दिए, जनरल फंड 200, एंडोमेंट फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है। 1 जनवरी 22 यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस दे दी। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में हम बना लेते हैं जनरल फंड, एंडोमेंट फंड और रिस्ट्रिक्टेड फंड। जनरल फंड, उसके बाद एंडोमेंट फंड, उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है जी। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस आपके पास आ रहा है, $200, $500, $120, 200 जनरल फंड, 500 एंडोमेंट फंड, 120 रिस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है जी। 200, 500 और 120, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स का हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। इसके बाद क्या हुआ जी, हम कहते हैं इन इंफॉर्मेशन को यूज़ कर ली। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव हुई है 70, ठीक हो गई बात। जो एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन रिसीव होगी 70 की, वो यहाँ पे चली जाएगी। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन जो आपको रिसीव हुई 70 की आपने एंडोमेंट फंड में लिख दी। इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन एंडोमेंट फंड हुई है आपको 20 की, ठीक है। इसकी क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन एंडोमेंट फंड की। इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन एंडोमेंट फंड में उन्होंने कहा कि है तो 20 की, मगर उसमें से क्या हुआ, उसमें से कुछ जो है वो आपकी यूज़ हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम शुड बी री इन्वेस्टेड। तो इस 20 का जो 20% है वो री इन्वेस्ट करना है, यानी कि कितना आ गया 4, और 80% जो है वो कितना आ गया 16। 20% री इन्वेस्ट करना है, 4 री इन्वेस्ट करना है। इसको एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन एंडोमेंट फंड में ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और ये जो 16 है इसको आप क्या बना लेंगे, इनकम बना लेंगे, ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन्वेस्टमेंट इनकम, यहाँ पर आपके पास आ गई जी 4 की एंडोमेंट फंड में ऐड हो गई, और यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम यहाँ पर इनकम बनाएंगे कितनी 16, ठीक हो गई बात। इन्वेस्टमेंट इनकम, उसके बाद आते हैं आगे, वो कहते हैं जी गवर्नमेंट फंडिंग वाज रिसीव टू सपोर्ट एनपीयू जनरल ऑपरेशन फॉर 4 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2022। गवर्नमेंट फंडिंग हमारे पास कितनी आ रही है, गवर्नमेंट फंडिंग हमारे पास आ रही है 300 रुपीज़ की, ठीक है। ये जो 300 रुपये की थी 1 जनवरी 22 को रिसीव हुई, इसकी आपको याद होगा जो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक इनकम वर्किंग बना लेनी है। वर्किंग 1 मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, वर्किंग 1 गवर्नमेंट फंडिंग। जब ये गवर्नमेंट फंडिंग आपको रिसीव होगी
जब ये गवर्नमेंट फंडिंग आपको रिसीव हुई है, कितनी रिसीव हुई है जी आपको, इस पर आपने सेम IAS 20 वाले रूल्स अप्लाई कर देना, बहुत आसान है, ठीक है जी। गवर्नमेंट फंडिंग आपको 1 जनवरी 2022 को रिसीव हुई है, आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है डेफर्ड इनकम का, डेफर्ड इनकम लाइबिलिटी का अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट मीन्स पॉजिटिव, डेबिट मीन्स नेगेटिव। गवर्नमेंट फंडिंग आपको रिसीव हुई है, बैंक डेबिट हुआ होगा, डेफर्ड इनकम लाइबिलिटी क्रेडिट कर ली होगी, रिसीव्ड। कितनी रिसीव हुई है जी आपको, आपको गवर्नमेंट फंडिंग थी आपकी 300 की, ठीक है, 1 जनवरी 2022 को। अच्छा जी, अब कुछ गवर्नमेंट फंडिंग ट्रांसफ़र हो गई होगी इनकम में। वो इनकम में कितनी ट्रांसफ़र होगी, इस साल के शुरू में मिली है और जनरल ऑपरेशंस 4 साल के सपोर्ट करने के लिए बनी है। तो इनकम में ले जाएंगे ओवर 4 ईयर्स, 300 डिवाइडेड बाय 4, हम ले जाएंगे यहाँ पर 75 की, और जो बाकी बच जाएगी हमारे पास 225 वो उसका आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, डेफर्ड इनकम, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो 31 दिसंबर 2022 को इतना इनकम में ट्रांसफ़र होगा। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2023 को कितना ट्रांसफ़र होगा इनकम में, वैसे ही बना रहा हूँ, टेबल कंप्लीट कर, 75 ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है जी। कितना बच जाएगा, 150, ठीक हो गई बात, ये वैसे ही बनाया है, बताता हूँ बात। अच्छा, इनकम में गवर्नमेंट फंडिंग कितनी रिकॉर्ड करेंगे, जो इनकम में जाएगी 75 इस साल। अच्छा जी, ये तो 75 चली गई इनकम में। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ना 225 का, इसमें इस बैलेंस कैरी डाउन में कुछ पोर्शन है करंट, कुछ करंट पोर्शन है, कुछ नॉन करंट लाइबिलिटी है। जो लाइबिलिटी अगले साल ख़त्म हो जाती है उसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं, यानी कि 225 में से 75 की लाइबिलिटी अगले साल ख़त्म हो जाएगी, तो करंट लाइबिलिटी कितनी होगी 75, और 225 टोटल है, उसमें से 75 करंट है, तो नॉन करंट कितनी बच गई, 225 माइनस 75, 150। तो SOFP में यहाँ पर हम एसेट शो कराते हैं, आपको पता है, फिर उसके बाद हम यहाँ शो करवाते हैं, इक्विटी नहीं कहते यहाँ पर, इक्विटी मैं लिख देता हूँ, इक्विटी शो कराते हैं। फिर हम यहाँ पर नेट इक्विटी की जगह वर्ड क्या यूज़ होता है, नेट एसेट्स, ठीक है। उसके बाद हम, चलो ऐसे कर लेते हैं, इधर एसेट शो करा देंगे, इक्विटी इधर शो करा देंगे, इक्विटी, और फिर यहाँ पर नॉ इक्विटी को हम नेट एसेट्स कहेंगे, ठीक है। फिर हम नॉन करंट लाइबिलिटी, और फिर हम दिखा देते हैं करंट लाइबिलिटी, ठीक है। गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट गवर्नमेंट फंडिंग कह लें, डेफर्ड इनकम कह लें, एक ही बात है, ठीक है जी। करंट पोर्शन है 75 का और नॉन करंट है 150 का, ठीक है। इस तरह हमने इसको प्रेजेंट कर दिया SOFP में। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। आगे आते हैं, वो कहते हैं ₹50 फ्रॉम जनरल फंड हैज़ टू बी ट्रांसफर टू रिस्ट्रिक्टेड फंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। 50 रुपये जनरल फंड से आपने रिस्ट्रिक्टेड फंड में ट्रांसफ़र करने, इसे कहते हैं इंटर फंड ट्रांसफ़र। और इसको बिल्कुल, अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ा हुआ है, तो जैसे आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री करते थे, जैसे आप जनरल रिजर्व की एंट्री करते थे, सेम उसी तरह आप इंटर फंड ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा ट्रांसफ़र जनरल फंड से 100 रुपया ट्रांसफ़र कर देना है रिस्ट्रिक्टेड फंड में, जो कि हॉस्पिटल के लिए है, ठीक है जी। 100 रुपये जनरल फंड से निकाला, रिस्ट्रिक्टेड फंड में ऐड कर दिया, सॉरी 100 नहीं है, 50 है, 50 सॉरी 50,
50 कर लेते हैं, 50 ट्रांसफ़र किया जनरल फंड से रिस्ट्रिक्टेड फंड में। अच्छा ये भी हो गया। अच्छा यहाँ पर एक ये लिखी हुई है अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन 200, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन 200 हमारी ये भी रिकॉर्ड हो गई। 70 को भी देख लिया, इसको भी देख लिया। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जो 200 की है इसको डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे 200 अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। क्या ख्याल है, 200 डायरेक्टली लिख दिया। उसके बाद आते हैं जी आगे, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल के लिए जो हमें कंट्रीब्यूशन मिली है 600 की, इसको क्या करेंगे जी, इसको हम डायरेक्टली, क्योंकि इसका फ़ंड बना हुआ है, इसको डायरेक्टली फ़ंड में रिकॉर्ड करेंगे। बैंक डेबिट रिस्ट्रिक्टेड फ़ंड डायरेक्टली ऐड कर देंगे। कितना जी, कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई है 600 की, 600 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे जी, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन, अच्छा जी आगे आते हैं हम, इसको भी देख लिया, गवर्नमेंट फंडिंग को भी डील कर लिया। लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स 1000 के हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स में उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म एसेट्स इंक्लूड कलेक्शन ऑफ ₹500, दिस कलेक्शंस आर ऑफ सच हिस्टोरिकल वैल्यू दैट इज़ वर्थ प्रिजर्विंग, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट्स की एक वर्किंग टू बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए थोड़ी सी। वर्किंग टू, ठीक है, एसेट्स लॉन्ग टर्म वाले 1000 के, 1000 में से 500 की क्या है, कलेक्शन है। बाकी कितने बच गए, 500 ही बाकी, जो कि आप इसको कह सकते हैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, ठीक है ना। 1000 के एसेट से 500 की कलेक्शन है और 500 की क्या है, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। लॉन्ग टर्म एसेट पर डेप्रिसिएशन ही चार्ज हुई है। कहते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स को डेप्रिसिएट किया जाता है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा जी, इनके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन अप्लाई की जाए तो इनके ऊपर डेप्रिसिएशन है 10%। 500 पर 10% कितना आ गया, 50। तो एसेट्स की वैल्यू, नेटबुक वैल्यू कितनी रहेगी, होगी 450, ठीक है। अब देखते जाओ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इनकम, ये इधर इनकम्स लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर एक्सपेंसेस में भी लिख लेते हैं जी। एक्सपेंसेस में यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 50 का। अच्छा जी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस में एसेट्स में हम लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट 450, नेटबुक वैल्यू जो होगी। और कलेक्शंस पे डेप्रिसिएशन ही चार्ज होती, इसलिए कलेक्शन आपकी 500 की ही आ जाएगी। आगे आते हैं, 40% ऑफ जनरल एक्सपेंसेस रिलेट्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। लॉन्ग टर्म एसेट्स को भी डील कर लिया। जनरल एक्सपेंसेस 100 है, वो कहते हैं इस 100 में से 40% जो हैं वो हॉस्पिटल से रिलेट करते हैं। 40%, 100 का 40 हो गया, ये हॉस्पिटल से रिलेट करता है। अच्छा, तो बाकी क्या होंगे 60, वो जनरली होंगे। जो ये जनरल एक्सपेंसेस है ना, ये जो 60 यानी कि 40% जो हॉस्पिटल के हैं और जो 60% जनरल हैं, वो तो यहाँ पर आ जाएंगे एक्सपेंसेस में। जनरल एक्सपेंसेस कितने आगे जी, ये आगे जी आपके पास जनाब आली 60 के। और जो 40 थे उसको क्या करना है, ध्यान से देखना, ठीक है जी। जो एक्सपेंस आपका फॉर हॉस्पिटल है, इसको हॉस्पिटल के फंड से एडजस्ट कर देना। इसको हॉस्पिटल के फंड से ही, रिस्ट्रिक्टेड फंड में ही इस एक्सपेंस को चार्ज कर देना है, ठीक है। इसको रिस्ट्रिक्टेड, दोबारा सुन लो, ये जो जनरल एक्सपेंसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल के लिए लगे हैं, इसको डायरेक्टली हॉस्पिटल के फंड से क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। इसकी मैं तुम्हें एंट्री भी बताता हूँ। एंट्री होगी रिस्ट्रिक्टेड फंड डेबिट 40 से, और 40 से बैंक अगर आपने खर्चा कर दिया क्रेडिट हो गया होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस फॉर हॉस्पिटल रिस्ट्रिक्टेड फंड में यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे 40, नेगेटिव में लिख देंगे। आपको पता ना कि ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी के अकाउंट्स में जो भी डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेंट हो रही होती है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो एक्सपेंसेस फॉर हॉस्पिटल यहाँ पर 40 चार्ज हो गए। जनरल एक्सपेंसेस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। कैश एंड बैंक का बैलेंस उन्होंने 910 हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पे हम एसओएफपी में एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कलेक्शन है, और यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ अभी, खैर कैश एंड बैंक, ठीक है जी। कितना आ गया जी जनाब, ये आ गया आपके पास 910 का, ठीक होगी बात।
अच्छा जी, अब देखें जी, अब इनकम एंड एक्सपेंसेस को हम टोटल करते हैं। टोटल इनकम कितनी है जी, इसको कर लेते हैं 16 प्लस 75 प्लस 200, ये आ गई जी हमारे पास 291। एक्सपेंसेस हैं 50 प्लस 60 110, और ये हमारे पास यहाँ पे सरप्लस आ गया 181। ठीक है जी, अब याद रखिएगा ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट यहाँ पर बन रहा होता है ना, ये असल में आप समझ लें ये जनरल फंड के अकाउंट की जितनी भी इनकम एक्सपेंसेस हैं ये जनरल फंड होता है। ठीक है ना, ये जनरल फंड का कॉलम होता है असल में, और इसीलिए ये जो 181 होगा सरप्लस का, ये भी 181 कहाँ लिखा जाएगा, जनरल फंड में। याद रखिए मैं शुरू में बता के आया हूँ, जनरल फंड में ये सरप्लस ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, और अब हम इनको भी क्लोज कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स को। जनरल फंड का बैलेंस हमारे पास बन रहा है 200 माइनस 50 प्लस 181, ये 331। उसके बाद इंडोमेंट फंड है 500 प्लस 70 प्लस 4 574। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड फंड है 120 प्लस 50 प्लस 600 माइनस 40 730। अच्छा जी, इनको हम यहाँ पे नेट एसेट्स में लिख लेंगे जी, जनरल फंड, उसके बाद इंडोमेंट फंड, और उसके बाद जो हमारे पास तीसरा फंड है रिस्ट्रिक्टेड फंड। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड फंड हॉस्पिटल का 331 574 और 730। ठीक है, अब हम इस SOFP को टोटल करते हैं 450 प्लस 500 प्लस 910, हमारे पास आ गया जी 1860। और जब हम इसको टोटल करेंगे 331 प्लस 574 प्लस 730 प्लस 150 प्लस 75, तो ये हमारे पास सेम 1860 आंसर आएगा। तो ये था भाई, तो ये वीडियो थी भाई इसके ऊपर। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने इसको, एक सेकंड ये देखो सॉल्यूशन देख लो सारा, देखो ये सारा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, और उसके बाद ये हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनाया, और हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई। आपने करना ये है कि इस 2A को एक दफ़ा ध्यान से सुकून से देखना है, आपने 2B को ट्राई करना है। 2B में कोई चेंज नहीं है, बस वैल्यूज़ डबल हैं। 2B को ट्राई करना है, ये अगर आपको आ गया तो इसका मतलब आपको आधी से ज़्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO समझ आ चुके हैं, 80% आपका काम हो चुका है। अगला 20% काम के लिए ये हमने डेफरल मेथड कवर कर लिया, अगला थोड़ा सा मेहनत रह गई है, थोड़ी सा काम रह गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगा उसके अंदर आपको दूसरा मेथड आपको पता चल जाएगा, जो आपका है क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। तो डेफरल मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, अगली वीडियो होगी उसमें मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड को। फिर इंशाल्लाह आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नेट NPO कंप्लीट हो जाएंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।